स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां अष्टमी पर बागेश्वर महाराज ने किया कन्या पूजन, चरण धोकर लिया आशीर्वाद। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां कलेक्टर द्वारा लगे पौधों को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम में भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। अष्टमी के दिन बागेश्वर महाराज ने विधि विधान से कन्या पूजन किया और माता रानी की आराधना में पूरी श्रद्धा से लीन रहे। नवरात्रि के 9 दिनों तक निरंतर साधना करने के पश्चात अष्टमी पर धाम में भव्य कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। पूजन से पूर्व महाराज जी ने स्वयं सभी कन्याओं के चरण धोए, उनका तिलक कर सम्मान किया और उन्हें माता का स्वरूप मानकर प्रणाम किया। इसके पश्चात महाराज जी ने अपने हाथों से सभी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भोजन परोसा। इस दौरान कन्याओं ने महाराज जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अंत में सभी कन्याओं को महाराज जी द्वारा दक्षिणा एवं चुनरी भेंट की गई। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बांदकपुर धाम के गोवर्धन पर्वत के पास लगाए गए पौधों और ट्री गार्ड को असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शिव भक्तों और प्रकृति प्रेमियों ने वर्षा ऋतु में यहां पौधारोपण किया था। इस अभियान में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं सामाजिक धार्मिक लोगों ने भी भाग लेकर पौधे लगाए थे। इसी क्रम में सुधीर कोचर द्वारा भी एक कदम का पौधा रोपित किया गया था, जिसकी देखभाल स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात असामाजिक तत्व ने भारी वाहन, ट्रैक्टर या पत्थर की सहायता से पौधे और ट्री गार्ड को उखाड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि पौधा भी सुरक्षित है। इस संबंध में पूर्व में बांदकपुर चौकी प्रभारी को मौखिक सूचना दी जा चुकी थी। वहीं अब लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में घटनाओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रानी देहरा जलप्रपात के पास 20 मार्च 2026 को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 दिनों के भीतर मृतका की पहचान कर उसे मुंगेली निवासी बताया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और फील्ड जांच के आधार पर मामले की गहन पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी देवेंद्र प्रसाद जायसवाल को पुणे से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई घटना के मात्र 5 दिनों के भीतर पूरी कर ली गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने पिता और एक दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की सुनियोजित साजिश रची थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानी देहरा जलप्रपात पे मिला था और युवती की भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और उसी दौरान एक रात में एक संदिग्ध लड़का मिला था, तो उससे भी पूछताछ की थी। तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का ही मार के आया है। इसी के आधार पर हमको संदेह हुआ कि हो सकता है वो लड़का होगा। इस आधार पर उसके गांव में पूछताछ की गई, तो वहाँ से एक लड़की भी गायब थी जो इस लड़के के साथ रह रही थी। इसी के आधार पर जब हम लोगों ने पता लगाया तो ये पता चला कि इसका जो बाप है लड़के आरोपी का, वो ये नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो, और लड़की जो थी शादी करने पे जिद कर रही थी। इसी कारण से ये उन लोगों को, जो कि पुणे में रह रहे थे, पुणे से इनको बुलाया गया धोखे से, और बुलाकर इनको रानी देहरा के लेके गए। करीब 6 और 7 के बीच में इन्होंने वहाँ बातचीत की और उसको पत्थर से मार के हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसके शव को जलप्रपात में फेंक दिया। इन्होंने योजना पहले से बना के रखी थी कि कैसे उसको सबको ठिकाने लगाएंगे। साथ ही साथ वो अपने एक साथी जो उन्हीं के गांव का निवासी है, एक पटेल, उसको भी लेके आए, और इन्होंने तीनों लोगों ने उसको फिर, और 2 लोग एक दिशा में भाग गए और तीसरा लड़का एक दिशा में भाग गया। और लगातार 5 दिन तक हमारी पुलिस के द्वारा जब मेहनत की गई तो पता लगा कि हाँ, यही लोग कन्फर्म है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार लिया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पर लेकर जेल भेजा जाना है। आइडिया इनका कहना है कि सावधान इंडिया देखते थे, सावधान इंडिया में कैसे सबको ठिकाने लगाते हैं, उसी आधार पर इन्होंने ये आइडिया लगाया। आरोपी एक तो पुणे से जो लड़का है उसको पकड़ के लाए हैं, और दूसरा जो उसका पिताजी और पटेल उनका जो साथी है उसको मुंगेली जिले से।
तीनों ही मुख्य आरोपी हैं। इनका बाप जो है जो लड़के का बाप है वो मुख्य आरोपी है, उसके सहयोग में वो लड़का भी उन्हें सहयोग किया है। और कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगटे की रिपोर्ट। सुसनेर नगर में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश अनुसार गुरुवार को प्रदीप बद्रीलाल सोनी ने नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद का विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण से पूर्व प्रदीप सोनी के कार्यकर्ताओं के साथ खेड़ापति हनुमान मठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद जुलूस के रूप में नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, प्रदेश प्रतिनिधि दिलीप सकलेचा, लोकतंत्र सेनानी संघ जिला उपाध्यक्ष गोवर्धन शुक्ला सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश हरदेनिया ने किया, जबकि आभार लखन सेन ने व्यक्त किया। पदभार ग्रहण समारोह की सबसे खास बात यह रही कि नगर परिषद सुसनेर के 15 पार्षदों में से 14 पार्षद कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। केवल स्वयं अध्यक्ष प्रदीप सोनी ही पार्षद के रूप में मौजूद थे। इस स्थिति को लेकर नगर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि परिषद में कांग्रेस के 4 पार्षद हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद लक्ष्मी राहुल सिसोदिया हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिना पार्षदों की उपस्थिति और समर्थन के नगर परिषद का संचालन और विकास कार्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रीवा शहर स्थित पवार गैस एजेंसी के गोदाम में कथित अनियमितताओं को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न मिलना और बिना ओटीपी के ही डिलीवरी दिखाए जाने के आरोपों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित उपभोक्ता रमेश कोरी ने आरोप लगाया है कि गोदाम के कर्मचारी ही सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि आम लोग घंटों लाइन में लगकर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। रमेश कोरी के अनुसार उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया था, जिसके बाद उन्हें डीएसी प्राप्त हुआ। गोदाम से फोन आने पर जब वे पहुंचे तो भीड़ का हवाला देकर उन्हें अगले दिन आने को कहा गया, लेकिन बाद में उनके मोबाइल पर सिलेंडर सफलतापूर्वक डिलीवर होने का मैसेज आ गया। वहीं अन्य उपभोक्ताओं का भी आरोप है कि गोदाम के कर्मचारी और कुछ बिचौलिए मिलकर एलपीजी की कृत्रिम किल्लत पैदा कर रहे हैं। आरोप है कि जो सिलेंडर सरकारी दर पर मिलना चाहिए उसे 2000 रुपए तक में ब्लैक में बेचा जा रहा है। इतनी गंभीर शिकायतों के बावजूद अब तक खाद्य विभाग या स्थानीय प्रशासन द्वारा गोदाम के स्टॉक और डिलीवरी रजिस्टर की जांच नहीं किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। भैया क्या नाम है आपका? रमेश कोहरी। कहाँ से हैं आप? कंचनपुर मनकहरी। क्या समस्या हुई है आपको? गैस अच्छा, सिलेंडर आपको नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि आपको सिलेंडर नहीं दिया गया? क्या आपने नंबर लगाया था, डीएसी नंबर आपको मिल गया है? सब मिल गया है, इसके बाद भी सिलेंडर नहीं दिया नहीं गया? दे रहे हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कहते हैं कि नहीं मिलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ डिटेल से। एक्चुअली 6 मार्च को इन्होंने अपनी बुकिंग की थी और 7 मार्च को इनका डीएसी कोड और इनवाइस नंबर वगैरह पूरा आ गया, और उसके बाद इनके पास 24 तारीख को फ़ोन आता है यहाँ गैस एजेंसी से कि आप आके अपना सिलेंडर ले जाएंगे क्या। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ से ये बोला गया कि आज आप मत आइए, आज ज़्यादा भीड़ है। तो ये बेचारे चूँकि गाँव से आए हैं तो इनको लगा कि भाई ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से कह रहे हैं हम जाएँगे, परेशान होंगे तो नहीं देंगे, तो इसलिए ये परसों नहीं आए। अब इनके साथ जब ये आज अपना सिलेंडर लेके आए, जब इनके घर में गैस ख़त्म हो गई और ये परेशान थे कि घर में कम से कम हमारे गैस का चूल्हा कैसे जलेगा, उस चूल्हे को जलाने के लिए जब ये अपना सिलेंडर लेके यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक अजीब गरीब खेल चल रहा है, जिसको ये सिलेंडर अपने आप बेच रहे हैं। एजेंसी के मालिक हों या फिर एजेंसी के जो कर्मचारी हों, ये किसने ये कारनामा किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2000 रुपये में ब्लैक मार्केट में चल रहा है कि सिलेंडर आपको 2000 रुपये में बाहर मिल रहा है। जब ये अपना मैसेज लेके पहुँचते हैं कि हमारा ये सिलेंडर हमारी बुकिंग थी और हमको दे दिया जाए, तो इनको बोला जाता है कि आपको अब अप्रैल में मिलेगा। जब इसमें मैसेज में देखा जाता है तो 24 मार्च को, जिस दिन इनके पास फ़ोन आया था, जब इनको मना किया गया कि आपको यहाँ पर नहीं आना है, उसी दौरान निश्चित रूप से इन्होंने किसी को सिलेंडर बेच दिया और इनके मोबाइल में वो मैसेज पड़ा हुआ है। तो क्या आपसे किसी ने आपसे कोई ओटीपी वगैरह कुछ पूछा था? नहीं, कुछ नहीं। कोई ओटीपी की जानकारी नहीं ली गई थी? बिना ओटीपी के आपका जो सिलेंडर है वो डिलीवर्ड किया गया? इसको खोलो, इसको मैसेज दिखाता हूँ। हम बता चुके हैं परेशान है, वो हर जगह नहीं जा सकता, उसको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने के पेट्रोल की भी किल्लत है। वो अपनी गाड़ी से लेके जाएगा तो पहले पेट्रोल ही नहीं मिले, गैस बजाने के चक्कर में पेट्रोल ही नहीं मिले। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
रीवा जिले के बिछा थाना में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में आरोपी उमाकांत तिवारी को विशेष न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया। मामले के अनुसार 16 नवंबर 2022 को बिछा थाना पुलिस के अधिकारी बीएल वर्मा ने आरोपी उमाकांत तिवारी निवासी सिलपरा को कथित रूप से व्यावसायिक मात्रा में कोरेक्स के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को थाने लाकर जब्त सामग्री माल खाने में जमा की गई थी। इस प्रकरण का विचारण एनडीपीएस विशेष न्यायालय में न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 11 गवाहों एवं एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, शेरा सिंह, गिरीश पटेल, रामदल रावत, साक्षी सिंह बघेल एवं अन्य सहयोगी अधिवक्ताओं ने पैरवी की। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर न्यायालय ने मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के तहत दर्ज अपराध से दोष मुक्त कर दिया। रीवा के विशेष अदालत एनडीपीएस के न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह ठाकुर जी के द्वारा बिछिया थाना द्वारा बनाए गए आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के अपराध से दोष मुक्त घोषित किया है। और जो बिछिया थाना द्वारा मामला दर्ज किया गया था वो कहानी ये बताई गई थी कि 16/11/2022 को दोपहर में बीएल वर्मा, जो कि वहाँ के एसआई के रैंक में पदस्थ थे, उनको एक सूचना मिलती है कि सिलपरा के पास उमाकांत तिवारी कमर्शियल क्वांटिटी में नारकोटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत आने वाले कोडीन, जो कि सिरप के रूप में था, कोरेक्स, उसको अपने कब्जे में रखकर विक्रय के फिराक में है। तब बीएल वर्मा के अनुसार वो वहाँ पे जाते हैं और कमर्शियल क्वांटिटी के एनडीपीएस की मात्रा जो कमर्शियल क्वांटिटी थी उसको बरामद करते हैं और 16/11/22 को ही वापस आकर बिछिया थाने में आरोपी के खिलाफ, उमाकांत तिवारी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-22 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके माननीय विशेष न्यायालय रीवा के समक्ष पेश करते हैं। अभियोजन द्वारा इस मामले को साबित करने के लिए 11 गवाहों को पेश किया गया। और इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में फैसले के दिन, जिस दिन फैसला होना था, उस दिन रिकॉल का एप्लीकेशन गवाह को बुलाने के लिए लगाया गया था मेरे द्वारा, और उस आवेदन की वजह से फैसला पिछली बार टल गया था और 2 गवाहों को पुनः बुलाया गया था। वो गवाह थे आपके दिलीप बर्रैया जी, जो कि वहाँ के आरक्षक बताए गए थे बिछिया थाने के, और कुशल दत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी बताए गए थे। वो महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को वाकई इन्वॉल्व करती है, कैसे एविडेंस क्रिएट करके। इस संबंध में ये देखा जाएगा तो दिलीप बर्रैया जी का जो बयान हुआ था, उनके अनुसार 16/11/22 को सिलपरा के पास से जो मादक द्रव्य बरामद किया गया था उसको 16/11/22 को कुशल दत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी थे, उन्होंने अपने थाने में रख लिया था। और 17/11/22 को उसका एक आर्टिकल का सैंपल एफएसएल भोपाल के लिए जांच के लिए भेजा गया था कि जो पाया गया पदार्थ ये मादक द्रव्य की श्रेणी में आता भी है कि नहीं आता। 17/11 को दिलीप बर्रैया रवाना होते हैं भोपाल के लिए और 22 तारीख को भोपाल पहुंचते हैं। 8 घंटे का रास्ता है भोपाल रीवा से जाने में, 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है। और 17 को रवाना होते हैं और 22 को पहुंचते हैं। ये 5 या 6 दिनों तक वो कहाँ गायब थे, वो सैंपल कहाँ लेके घूमते रहे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना तो अभियोजन के पास था ना विवेचक के पास था। कुशल दत्त तिवारी, जो कि इस मामले के मालखाना मुंशी बताए गए हैं, और अभियोजन ने ये बताया था कि हमने सेफ कस्टडी में इस जो आर्टिकल रिकवर्ड हुआ था, जब्त किया गया था, उसको रखा था और उसमें कोई टेम्परिंग का चांस नहीं था। तो कुशल दत्त तिवारी जो मालखाना मुंशी का रजिस्टर इंदराज किया था, उस मालखाना रजिस्टर में कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं था कि सैंपल जांच के लिए मालखाना से निकाल करके एफएसएल भोपाल भेजा गया। तो जो रिपोर्ट आई थी एफएसएल के संबंध में की जो रिपोर्ट है कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाला कोडीन ही उस सिरप में पाया गया था और बाकी जो मादक पदार्थ थे उसमें भी कोडीन ही है, तो एफएसएल की रिपोर्ट और रिकवरी, इसके बीच में जो सेफ कस्टडी है, चाहे वो मालखाना की हो चाहे वो भोपाल ले जाने की हो, वो चैन कंप्लीट नहीं थी, टूटी हुई थी। और इस वजह से माननीय न्यायालय ने ये पाया कि स्ट्रिक्ट प्रोविज़न होने के बावजूद, जहाँ पर ये रिकवरी पुलिस द्वारा बताई गई थी कि कब्जे से हुई है आरोपी के, उसके बावजूद माननीय न्यायालय ने पाया कि प्रोविज़न का सही पालन नहीं हुआ, डाउटफुल है। उस वजह से आरोपी उमाकांत तिवारी को
एनडीपीएस के इस गंभीर अपराध से दोषी घोषित किया है और इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार, मेरे सहयोगी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी और आपका सुरेश विश्वकर्मा जी, रामदल रावत जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।